नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो विदेशी बाजारों में रेडीमेड लेदर के सबसे बड़े भारतीय सप्लायर में से एक है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है दोस्तों। एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 329 रुपए पर पहुंच जो गया है। इस तरह इसने एक ही साल में 498% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको 6 गुना तक बढ़ा दिया है इस कंपनी के शेयर ने। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट जो है उसका इस कंपनी के शेयर पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो इस शेयर की कीमतें 127% से बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84% का रिटर्न दिया है दोस्तों, सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स को बाजू में रखकर। तो ये शेयर है दोस्तों मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले एक महीने में इस शेयर की प्राइसेस अगर देखें तो 35% से अप जा चुकी है और पिछले एक ही हफ्ते में इस शेयर ने 7% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके साथ साथ अगर पिछले 2 साल का या फिर कोरोना के बाद का अगर इसका परफॉर्मेंस देख ले तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को जो है दोस्तों 840% से, जी हाँ 840% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 9.5 गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बाद पिछले 2 सालों में दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स और टारगेट प्राइस के बारे में भी हम आज जानने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस ओवरव्यू। अगर मिर्जा इंटरनेशनल के बिजनेस की बात करें तो 1979 में स्थापित ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1979 में हुई थी और मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड भारत की लीडिंग लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर, मार्केटर और एक्सपोर्टर भी है दोस्तों। अगर इसके मेजर ब्रांड्स देखें जो कि आगे हम देखने ही वाले हैं, लेकिन रेड टेप, ऑक्ट्रैक, मोड, बॉन्ड स्ट्रीट जैसे पॉपुलर ब्रांड जो है वो इसके पोर्टफोलियो में शामिल है दोस्तों। ये अपने प्रोडक्ट्स को कुल 28 देशों में निर्यात या फिर एक्सपोर्ट करता है। ये लीडिंग अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए लेदर के फुटवेयर का प्रीफर्ड सप्लायर भी है दोस्तों और विदेशी बाजारों में रेडीमेड लेदर के सबसे बड़े भारतीय सप्लायर में से एक है। इसके एक्सपोर्ट की जो सेल्स है वो कुल 42% रिवेन्यू जनरेट करती है और इसमें से अगर देखें तो रेड टेप जैसा अगर पॉपुलर ब्रांड देखें तो वो सिर्फ 4% का कंट्रीब्यूशन करता है और इनकी जो अधिकांश या फिर मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट सेल होती है वो व्हाइट लेबल वाले जूते बेचने से या फिर फुटवेयर बेचने के साथ हुई है। इसके साथ साथ अगर देखें तो 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ 28 कंट्रीज में कारोबार के साथ 6 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है कंपनी के पास। अगर अगर बिजनेस ओवरव्यू को थोड़ा सा डिटेल में देख ले तो कंपनी के पास उत्तर प्रदेश राज्य में 6 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है जो प्रति वर्ष 6.4 मिलियन जोड़ी फुटवेयर का उत्पादन करती है। कंपनी ने पिछले साल 77.5% की क्षमता का उपयोग हासिल किया था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले साल जो है कोरोना की वजह से कंपनी की एक्टिविटी जो है उन पर काफी ब्रेक लग चुका था। अगर रेड टेप ब्रांड की बढ़ती उपस्थिति पर नजर डाले तो रेड टेप का घरेलू कारोबार 2015 में जहां सिर्फ 140 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। मतलब 5 सालों में लगभग 5 गुना से भी ज्यादा हो गया है इसका कारोबार। सिर्फ और सिर्फ घरेलू कारोबार में, डोमेस्टिक कारोबार की बात कर रहा हूं। अगर भारत में इसका मार्केटिंग देखें तो 200 से ज्यादा ईबीओ, 830 से ज्यादा एमबीओ का इनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और 99 से ज्यादा सिटीज में इसकी पहुंच है दोस्तों। इसके साथ साथ 210 से ज्यादा शॉपिंग शॉप में उपस्थिति इसको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती है। इसके साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस की बात कर ले तो 3 मिलियन स्क्वायर फीट ये मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेदर की कंपनी की। 6
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 6.4 मिलियन पेयर्स ऑफ फुटवेयर्स ये बना सकती है। इसकी लेबोरेटरीज को SATRA द्वारा एक्रीडिएटेड भी है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। इनोवेशन और डिजाइन की बात कर ले तो कंपनी 2 डिजाइन स्टूडियोज में 40 डिजाइनर्स काम करते हैं और 5000 से ज्यादा डिजाइन क्रिएट करते हैं हर साल। अगर कंपनी के मेजर ब्रांड्स पर अगर नजर डाल ले तो जैसे कि रेड टेप है, बॉन्ड स्ट्रीट, रेड टेप लंदन, मोड, रेड टेप लंदन, ओक ट्रैक और येसडी जैसे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड जो कि आज के यूथ के जुबान पर है दोस्तों, ये सारे जो है कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें क्या क्या अवेलेबल है, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, ट्राउजर्स, डेनिम, स्वेटर्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, सॉक्स, वॉलेट्स, इसके साथ साथ हैंकरचीफ्स, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल शूज, कैजुअल, क्लासिक फॉर्मल शूज, आइकॉनिक चेल्सा बूट्स, ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस की रीच देखें तो जैसा कि हमने थोड़ा पहले भी बात किया है, मिर्जा इंटरनेशनल की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 इन हाउस डिजाइन स्टूडियोज है। उसके साथ साथ अगर डोमेस्टिक प्रेजेंस देखें तो 206 एक्सक्लूसिव रेड टेप शॉप्स है सिर्फ रेड टेप्स के लिए, 99 सिटीज, 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और चेन स्टोर्स है और 210 से ज्यादा शॉपिंग शॉप इसके प्रेजेंस है दोस्तों। इसके साथ साथ ग्लोबली देखें तो 28 कंट्रीज में रीच, 5 कॉन्टिनेंट्स, उसके साथ साथ 1200 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स अकेले यूके में है और वो रेड टेप ब्रांड को सेल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर यूएस की बात करें तो 500 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है इसके यूएस में दोस्तों। ये 31 मार्च 2019 तक के आंकड़े हैं, तो काफी शानदार पहुंच है दोस्तों कंपनी की। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले तो यूके, आयरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल, इटाली, जर्मनी, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, रोमानिया, जॉर्जिया, लेबनान, लगभग पूरा यूरोप कवर करती है, साउथ अफ्रीका कवर करती है, मॉरिशस, यूएई, मिडल ईस्ट भी कवर होता है। एशिया में श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, नेपाल, चाइना, हांगकांग, मलेशिया जैसे कंट्रीज को कवर किया जाता है और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी ऑस्ट्रेलिया को कवर किया जाता है इस कंपनी द्वारा। तो लगभग 28 कंट्रीज, 5 कॉन्टिनेंट्स जो हम बता रहे थे वो ऐसे यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डाल ले दोस्तों तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स इस प्रकार है। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3962 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 329 रुपए है। आज ये लगभग 3.5% से डाउन हुआ है, लेकिन डाउन और अब तो चलता ही रहने वाला है। इसके बाद कंपनी का 52 वीक जो हाई है वो 345 और 52 वीक लो जो है वो 53.5 का है। तो अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कंपनी और लगातार अप ही ट्रेडिंग कर रही है। अगर कंपनी के पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी जहां 48.6 का है, वही स्टॉक का पी जो है वो 28.5 का है। अगर आरओसी की बात कर ले दोस्तों तो 21.9 का काफी अच्छा आरओसी दिखा रही है कंपनी। इसके साथ साथ आरओई जो है वो लगभग 16 का है, बुक वैल्यू 62.8 की है और डिविडेंड नहीं देती है ये कंपनी। इसकी 0% डिविडेंड यील्ड है, इसके बारे में हम जरूर आगे जाके बात करने वाले हैं दोस्तों। कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए की है। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो जून 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो जून 2021 के साथ हम कंपेयर कर लेंगे और मार्च 2022 के साथ। अगर देखें जून 2021 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 251 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2022 में हो गया था 443 करोड़ और जून 2022 में बढ़कर हो गया है 482 करोड़। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में जहां 35 करोड़ रुपए रहा था वो लगभग 2 गुना हो चुका था मार्च 2022 में और इसमें बढ़ोतरी देखी गई है जून 2022 में 2 गुना से भी ज्यादा। और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले दोस्तों तो 11 करोड़ नेट प्रॉफिट रहा था कंपनी का जून 2021 में, एक साल पहले सेम तिमाही में, जो हो चुका था 30 करोड़ रुपए
मार्च 2022 में, पिछले तिमाही में, और अगर जून 2022 का लेटेस्ट नंबर देखें तो 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर ले दोस्तों, तो 11 करोड़ से 40 करोड़, लगभग लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है पिछली साल के सेम तिमाही से इस साल की जून तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट में। इसके बाद अगर ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो ये है करंट आंकड़े, 1672 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा है कंपनी का, 231 करोड़ रुपए पूरे साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 110 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट रहा है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 1047 करोड़ टोटल सेल्स रहा था, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। 117 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 117 करोड़ रुपए से 231, तो लगभग डबल हो चुका है यहाँ पर। और प्रॉफिट के तो क्या कहने, 7 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो चुका है लगभग 110 करोड़ रुपए। तो काफी शानदार इजाफा, काफी शानदार उछाल यहाँ पर देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों। इसके बाद अगर हिस्ट्रिकल रिजल्ट की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में अगर बात कर ले दोस्तों, तो 12%, 12% और 13% एक एवरेज स्कोर रहा था 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए कंपनी का। लेकिन पिछले एक साल में कंपनी को शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, और 57% का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल और 5 साल के लिए भले ही ये एवरेज आंकड़ा था, नंबर्स थे, जैसे कि 10 साल के लिए 13% और 5 साल के लिए कंपनी ने सिर्फ 9% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था। लेकिन 3 साल में जो एवरेज है वो 32% का है, और पिछले एक साल में 231% का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इसके साथ साथ अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो यहाँ पर काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं 34% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए 16%, 3 साल के लिए 83% और पिछले एक साल के लिए 496% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। आरओई की बात कर ले तो यहाँ पर काफी एवरेज आंकड़े यहाँ पर आपको देख सकते हैं 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए, और लास्ट एक साल के लिए यहाँ पर 16% का कंपनी दिखा रही है आरओई, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। अब देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे अभी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो लगभग 68% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के साथ है, 67.91%। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 3.42%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 3.11% और आम पब्लिक की जो है आम जनता की इसमें 25.56%। अगर पिछली तिमाही की बात कर ले तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जरूर इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और अगर यहाँ से देखें मार्च 2021 के बाद कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखी गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। सेम है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, पिछली तिमाही तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कोई चेंज नहीं किया था, 0.04% था, लेकिन एकदम से जून तिमाही के आंकड़े जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी चौंकाने वाले हैं। 0.04 से 3.11% हो चुका है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्टेक इसमें। और अगर इन्होंने खरीदा है तो ये आम जनता से खरीदा है, हमारे पब्लिक इन्वेस्टर से खरीदा है। इसके बाद अगर बात कर ले रेवेन्यू ब्रेकअप की दोस्तों, तो जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की अगर पहले बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से आता है, इनका 58% का रेवेन्यू। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूएस से आता है 7% का रेवेन्यू, और यूके का कंट्रीब्यूशन काफी मायने रखता है। यहाँ पर 28% का जो रेवेन्यू है वो अकेला यूके जनरेट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात कर ले तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो नॉन ब्रांड, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है नॉन ब्रांडेड फुटवेयर से 40% का, ब्रांडेड फुटवेयर से आता है 33% का। उसके बाद नंबर आता है अपैरल्स एंड एक्सेसरीज का, और अंत में नंबर आता है लेदर सेल्स का, जहां पर 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी द्वारा। इसके बाद अगर एक कंपनी के की फैक्टर्स की बात कर ले दोस्तों, तो की फैक्टर्स देखने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आइए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं उन फैक्टर्स को जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, उनकी आगे की वैल्यूज डिसाइड होती है। इसके साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे दोस्तों।
कंपनी का जो कर्जा है वो काफी कम हो चुका है। कंपनी कंटिन्यूअसली अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है। कंपनी का जो ये क्वार्टर है, फेस्टिव सीजन है दोस्तों, ऑब्वियसली तो कंपनी को ये क्वार्टर काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों। स्टॉक जो है वो अपनी वैल्यू से 5.24 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में जरूर कंपनी डिविडेंड देती थी। 23% का 2019 में इसने डिविडेंड दिया था, लेकिन पिछले 2 सालों से इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। कहा जा सकता है कि हो सकता है कोरोना की वजह से कंपनी डिविडेंड ना दे पाई हो, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है पिछले 2 सालों से। ये एक निगेटिव पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आरओई की भी बात की थी दोस्तों, लगभग 9% का लास्ट 3 साल का आंकड़ा है कंपनी का, जो कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। जरूर इस पे इम्पैक्ट होगा महामारी का, कोरोना का वगैरह, बट लेकिन फिर भी 9% का जो है वो काफी कम नंबर से, ये हमारा मानना है। इसके साथ साथ अगर बात कर ले तो कंपनी का जो सेल्स रहा है दोस्तों वो मेनली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रहा है। कंपनी को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 32% सेल्स हासिल हो रहा है। कंपनी ने प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे प्रमुख ऑनलाइन ई कॉमर्स खिलाड़ी जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये नोएडा में एक सीधा ई कॉमर्स डिवीजन भी ऑपरेट करता है, जो विशेष रूप से इस तेजी से बढ़ते हुए सेगमेंट की मांगों को पूरा कर रहा है दोस्तों। तो ये फिर सारे फैक्टर्स जो कंपनी की शेयर की आगे की चाल जो है वो डिसाइड करेंगे, टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर टारगेट प्राइस की बात कर ले दोस्तों, अगर आप हमने अभी तक इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी के बिजनेस क्या है, कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। कंपनी के बिजनेस को देखते हुए अगर देखें दोस्तों तो इस कंपनी की सीधी टक्कर जो है वो बाटा जैसे कॉम्पिटिटर्स से है। बाटा एक ऑलरेडी एक भरोसेमंद नाम है इस सेक्टर में, और उनके जो फुटवेयर्स है, उनकी जो मतलब फुटवेयर से रिलेटेड जो बिजनेस है वो काफी पॉपुलर है इंडिया में या फिर ओवरसीज में। तो कंपनी की जो सीधी कॉम्पिटिटर वो बाटा जैसी कंपनी है। तो इसके लिए अगर कंपनी को ओवरकम करना है बाटा का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, तो कंपनी को काफी एग्रेसिव प्लान बनाने होंगे। जरूर ये कंपनी बाटा को छोड़ के अगर देखे तो दूसरी कोई कॉम्पिटिटर नजदीक नजर नहीं आती है। रिलैक्सो जरूर है, लेकिन वो अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। तो कंपनी को एग्रेसिव प्लान्स बनाकर अपने कस्टमर्स तक पहुंचना होगा, और इसके लिए अगर कंपनी ये कर पाती है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। और अगर देखें तो कंपनी का पी रेशियो भी जो है वो काफी कम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। तो जो कंपनी के शेयर की अभी प्राइस है वो रिजनेबल लगती है हमारे हिसाब से। तो अगर कंपनी अपने प्लान्स को प्रॉपर बनाती है, अगर सब कुछ प्लान करती है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस कंपनी में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में लगभग 25 से 35% की बढ़ोतरी की उम्मीद है हमको इस शेयर में। और ये जो शेयर है वो 400 से लगभग 450 तक की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।